नमस्कार, मैं लक्ष्मी यादव। आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। देश की राजनीतिक में आज एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो रही है। संसद का 3 दिव्य विशेष सत्र आज को शुरू हो गया है। इस सत्र में मोदी सरकार 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रहे हैं, जो देश की राजनीति को पूरी तरह तस्वीर में बदल देगा। यह सत्र का मुख्य लक्ष्य 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करना है और लोकसभा की ताकत को बढ़ाना भी है। ये कानून भारतीय राजनीतिक में महिलाओं के कदम को प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर लोकतंत्र में उनकी सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। और ये सिर्फ एक साधारण कानून बदलाव नहीं होगा, बल्कि वो कदम है जो भारत की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। 16 अप्रैल को सांसदों की 3 ड्राफ्ट बिल सदन में रखे गए हैं, जिनके 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित है। पहला, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करना, और दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो देश की राजनीतिक में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब इसे ग्राफिक के जरिए समझते हैं। लोकसभा सीटें 543 है, जिसे महिला आरक्षण के बाद 850 कर दिए जाएंगे। 815 सीटें राज्यों के लिए है और 35 सीटें केंद्र शासित। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे का समय रखा गया है, बल्कि सामाजिक और संवेदन रूप से बेहद अहम बन चुका है। कब से महिला आरक्षण की मांग है? महिला आरक्षण की मांग नई नहीं है। इस पर 1996 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास भी हुआ, लेकिन आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। साल 2023 में 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाए गए, जिसके दोनों सदनों में मंजूरी भी दी गई। जनगणना परिसीमन के बाद ही लागू होगा ये महिला आरक्षण, जो कि संभावित है 2029 के चुनाव में दिखने को मिलेगा। हालांकि इस कानून को तुरंत लागू नहीं किया गया है। इसे नई जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन में जोड़ा गया है। अगर ये सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तो 2029 के आम चुनाव में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है। यानी आने वाले चुनाव में राजनीति का चेहरा काफी बदल सकता है। विपक्ष के सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जनगणना पिछली यानी कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया, अगर 2026 की जनगणना के तहत किया जाएगा, तो अगर 2011 की बात करेंगे तो दक्षिण की ओर से राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो रही है। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेतावनी दी, अगर राज्यों की लोकसभा में प्रतिनिधि कम होती है तो उन्हें केंद्र से मिलने वाला फंड कम हो सकता है। इससे महिला शक्तिकरण पर असर पड़ेगा, छात्रों के लिए अवसर कम होंगे और किसानों को भी नुकसान होगा। परिसीमन आयोग क्या है? संसदीय आयोग बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, चुनाव आयोग के अधिकारी और राज्यों की प्रतिनिधि होंगे, और जो फैसला ये तय करेंगे वो आखिरी होगा और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। संविधान अनुच्छेद 170 क्या कहता है? अब एक बड़ा संवैधानिक सवाल सामने आता है। अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती है तो क्या राज्यों की विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ेगी? संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती। ऐसे में या तो संविधान में संशोधन करना होगा या फिर कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। राजनीतिक असर क्या होगा? अब इसे राजनीति के नजरिए से समझेंगे। ये सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, ये सत्ता के पूरे समीकरण को बदल सकता है। कौन सा राज्य ज्यादा ताकतवर होगा, किस पार्टी को फायदा मिलेगा और किसका प्रभाव कम होगा, ये सब इसी फैसले पर निर्भर करता है। दिलचस्प बात यह है कि नए संसद भवन में अधिक सांसदों की बैठने की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी, यानी सरकार ने भविष्य की तैयारी पहले से ही कर ली है। ये संकेत देता है कि आने वाले समय में बड़े बदलाव तय माने जा सकते हैं। महिला आरक्षण कब तक चलेगा? महिला आरक्षण स्थायी नहीं है। सरकार 33% सीट आरक्षण करना चाहती है, लेकिन ये सीट हमेशा रिजर्व नहीं रहेगी, बल्कि ये रोटेशन सिस्टम से लागू रहेगी। हर चुनाव में सीटें बदल सकती है और ये आरक्षण 15 साल के लिए लागू होगा। उसके बाद संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकती है। विपक्ष नेता भी महिला आरक्षण का समर्थन करती नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसला महिला शक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम बनेगा या फिर राजनीतिक संतुलन को बदलने वाला एक नया मोड़ साबित होगा? सीटों का ये गणित सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत की राजनीति का अलग अध्याय लिखने जा रहा है। मैं लक्ष्मी यादव, मॉर्निंग इंडिया।